अगर कोई अननोन पर्सन आपको आकर के कहता है कि आप ड्रीम 11 पर टीम बना लीजिए, तो शायद आप टीम नहीं बनाओगे। लेकिन यदि कोई जानकार आकर आपको कहता है कि आप ड्रीम 11 पर टीम बना लीजिए, तो भी शायद आप टीम नहीं बनाओगे। लेकिन यदि आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर या फिर आपका फेवरेट सेलिब्रिटी आकर के आपको कहता है कि ये मैं करता हूं, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लीजिए, तो शायद इस बार आप जरूर से ड्रीम 11 पर टीम बनाओगे। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक पैलेस में पत्ते खेलता है पैसे लगाकर, तो इसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं आपके साथ विकास कटारिया। इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना है ताकि आपको पता चल जाए भारत में कौन से गेम लीगल हैं और कौन से इलीगल है। आखिर भारत में ये कैसे तय किया जाता है कि ये गेम इलीगल है और लीगल है। देखिए, जो जुआ का प्रचलन है वो 4th सेंचुरी BC से ही चला आ रहा है। उस दौरान चौपर पासा, पच्चीसी जैसे गेम खेले जाते थे। महाभारत में भी जुआ खेला गया था। उसके बाद में भारत में आते हैं मुगल काल में भी जुआ का या सट्टा का काफी प्रचलन रहा। आपको जरूर पता होगा, जो अकबर थे वो मुर्गों की लड़ाई के जुआ का काफी शौकीन थे। उसके बाद भारत में आता है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश वालों ने हॉर्स रेसिंग और क्रिकेट पे पैसा लगाना शुरू कर दिया। लोग इसमें पैसे लगा रहे थे और साथ में वहां शुरू कर दिया गया गैम्बलिंग हाउस। इन गैम्बलिंग हाउस में सरेआम सट्टा लगाया जाता था, पैसे लगाए जाते थे और जुआ खेला जाता था। लेकिन धीरे धीरे इन गैम्बलिंग हाउस में वायलेंस बढ़ने लगा, लोगों की जान जाने लगी, लड़ाइयां होने लगी, शोर शराबा होने लगा। इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस एक्ट के तहत जो जुआ है पब्लिक पैलेस में खेलना इलीगल है, जुआ नहीं खेल सकते। लेकिन इस एक्ट के 12वें सेक्शन में बताया गया, अगर कोई गेम स्किल बेसिस खेला जाता है तो वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। लेकिन इस एक्ट में यह नहीं बताया गया कि गेम ऑफ स्किल आखिर है क्या। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो जाता है। उसके बाद में इस एक्ट, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को एज इट इज बिना किसी चेंजिंग के हमारे संविधान में से ले लिया गया। लेकिन साथ में इस एक्ट में जोड़ा गया कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है और नए नियम भी लागू कर सकती है। लोग धड़ल्ले के साथ में इस प्रकार के जुआ पैसे लगा करके खेल रहे थे। धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के केस जो है कोर्ट में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोर्ट इन्हें डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा तरीका इलीगल है या लीगल है, क्योंकि इस एक्ट में नहीं बताया गया कि गेम ऑफ स्किल क्या है। उसके बाद में कोर्ट के द्वारा समझाया गया आखिर गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल क्या है। देखिए, गेम ऑफ स्किल का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्किल की वजह से जीतता है तो वो गेम ऑफ स्किल होता है और वो लीगल है। और कोर्ट के द्वारा गेम ऑफ चांस को बताया गया कि अगर कोई गेम लक के आधार पर जीता जाता है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इस प्रकार का जो गेम है इलीगल है और इसे कहेंगे गेम ऑफ चांस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो लोगों के सर चढ़कर बोलने वाला गेम है लूडो, क्या ये भारत में लीगल है या फिर इलीगल है? देखिए, ये भारत में इलीगल है यदि इसे पब्लिक पैलेस में खेला जाता है, पैसे लगा करके खेला जाता है। अहमदाबाद का एक केस है, एक व्यक्ति पब्लिक पैलेस में 8,000 रुपए लूडो में लगा करके खेल रहा था। पुलिस के द्वारा इसे पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाद में इसमें चेंजेस किए गए और कोर्ट में इसे साबित कर दिया गया कि ये गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस। यानी अब लूडो खेलना पैसे लगा करके एप्लीकेशन पे लीगल है। आज के दौर में रमी का काफी प्रचलन है, तो क्या ये रमी गेम इलीगल है या फिर लीगल है? देखिए, रमी के लिए कोर्ट में यह साबित कर दिया गया है कि ये गेम ऑफ चांस नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल है। यहां खेलने से पहले लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए रमी गेम खेलना लीगल है। इसी के साथ अगर बात करें, जो लॉटरी होती है वो लीगल है या फिर इलीगल है? केवल 13 स्टेट में लॉटरी जो है लीगल है, बाकी ये इलीगल है। इसका मतलब हुआ ये जुआ वाले, सट्टा वाले जो गेम हैं वो भारत में इलीगल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, स्टेट वाले इसमें अपने अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं, नए नियम जोड़ सकते हैं। और अगर आपको जुआ खेलना है, कसिनो वाले गेम खेलने हैं, तो आप गोवा जाकर के जरूर से खेल सकते हैं, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा खुली छुट्टी दे रखी है। आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर क्वेश्चन आया होगा कि ये जो गेम खिलाने वाले एप्लीकेशन है जिन्हें फैंटेसी ऐप कहा जाता है, आखिर ये कैसे हजारों करोड़ की कंपनी बन जाते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बन जाते हैं? तो इस बात को मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझते हैं। पहले भी ये बताया जा चुका है, मैं इसे फिर से एक बार सही तरीके से बताता हूं। मान लेते हैं एक गेम है जिसमें 5 प्लेयर खेल रहे हैं और इसमें से प्रत्येक खिलाड़ी 100 रुपए लगाते हैं। टोटल हो जाते हैं
500 रुपए। 500 रुपए में से 28% जीएसटी कट जाती है, यानी 140 रुपए 500 में से चले जाते हैं, तो बच जाते हैं 360 रुपए। अब इन 360 में से ऐप का जो ओनर होता है वो भी अपना कट लेता है, जो कि इन फैंटेसी ऐप में होता है 15 से 25%, लेकिन हम केवल मान के चलते हैं 20%, यानी 72 रुपए हो जाते हैं। 72 रुपए ऐप के ओनर के पास जाने के बाद में बच जाते हैं 288 रुपए। अब ये 288 रुपए वैसे तो जीतने वाले के पास में जाने चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं। इनमें लगती है टीडीएस, जो कि इन गेम के लिए 30% टीडीएस करती है, जो कि होते हैं 86.4 रुपए, यानी अब बच जाते हैं 201.6 रुपए। इसमें से याद कीजिए जो विनर है उसने गेम खेलने से पहले 100 रुपए खुद की जेब से लगाए थे, अगर उसे भी निकाल देते हैं तो गेम के विनर के पास में बचते हैं 101.6 रुपए, जो कि वो उस गेम में जीतता है। यानी विनर को 101.6 रुपए मिलते हैं, ऐप के ओनर के पास में 72 रुपए जाते हैं, और सबसे मोटी रकम जो जाती है वो जाती है गवर्नमेंट के पास में 226 रुपए। अब ऐसे गेम 500-400 रुपए के तो होते नहीं हैं। इंडिया टाइम की रिपोर्ट के अनुसार हर गेम में 1500 करोड़ रुपए इन फैंटेसी ऐप में लगाए जाते हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इन फैंटेसी ऐप का जो रेवेन्यू है 6800 करोड़ रुपए है, और बताया जाता है कि ये 2027 में बढ़कर के 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा। लेकिन इतना पैसा बनता कैसे है? एक क्रिकेट गेम है जिसमें 1.5 करोड़ लोग शामिल होते हैं। इसकी एंट्री फीस होती है जो 49 रुपए होती है। यदि इसे कैलकुलेट करते हैं तो यह बनता है 73.5 करोड़ रुपए। इसमें से सबसे मोटा पैसा चला जाता है गवर्नमेंट को, जो कि 33.28 करोड़ रुपए होते हैं। ऐप के ओनर के पास में चला जाता है 10.58 करोड़ रुपए। अब जो पैसा बच गया, क्या ये विनर के पास में जाता है? ऐसा नहीं होता है। ये और भी जगह बढ़ता है। जो एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पे आकर के, जो लोग कहते हैं कि ये काम मैं करता हूं, आप तो टीम बनाइए, उन लोगों के पास में भी जाता है। बीसीसीआई से अनेक प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उनके पास में भी हजारों करोड़ रुपए जाता है। यानी इस गेम के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, ऐप बनाने वाले हैं, इन सभी का मोटा मुनाफा होता है। लेकिन इतना पैसा देता कौन है? वो देते हैं आप, जो टीम बनाते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। अब देखो, कोई एक व्यक्ति एक टीम तो बनाता नहीं है, क्योंकि उनका मेंटल ना इसी प्रकार से सेट कर दिया गया है कि अगर आप एक से ज्यादा टीम बनाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर में हम समझेंगे कि ज्यादा टीम बनाने से ज्यादा घाटा कैसा होता है, ये मैथमेटिकल रूप से हम जानने वाले हैं। और ये जो पैसा लगाते हैं वो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनके माँ बाप का पैसा होता है, और ये धड़ल्ले के साथ में उड़ाते हैं, और ये हारते जाते हैं और ये पैसा खपाते रहते हैं। या फिर खुद की जॉब करने वाला व्यक्ति इनमें पैसा लगाता है और ये फिर से हार जाते हैं। या फिर जिनके पास में सेविंग होती है या कर्जा लेकर के इनमें लोग लगाते हैं, और ये जो मोटा पैसा है खुद का, वो ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार के गेम में बताया जाता है करोड़पति बनना। एक बार के लिए मैथमेटिकल रूप से देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है एक व्यक्ति के करोड़पति बनने की। तो मैथमेटिकल रूप से ये जो डेटा है 0.0000667% प्रोबेबिलिटी बन जाती है एक व्यक्ति के करोड़पति बनने की। यानी ना के बराबर नेगलेक्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि एक व्यक्ति कोई करोड़पति बन जाए। अब आप लोग ये जरूर कहोगे कि लोग करोड़पति बनते भी तो हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे हैं। तो इन एडवर्टाइजमेंट को अगर आप गौर से देखोगे तो एक देहाती गरीब गांव का एक लड़का होता है, एक व्यक्ति होता है, जो आकर के ये कहता है कि मैं फलाने ऐप से 1 करोड़ रुपए जीत गया। कभी आपने थोड़ी देर के लिए भी ये सोचा है कि कोई सूट बूट लगा करके डैसिंग सा अमीर सा व्यक्ति आकर के ये नहीं कहता, कोई सेलिब्रिटी क्रिकेटर आकर नहीं कहता कि मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया? ऐसा क्यों नहीं होता है? थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाकर के आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमीर लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं 1 करोड़ रुपए जीत चुका हूं। इन एडवर्टीजमेंट की वजह से हर कोई इनमें पैसा लगाता जाता है और इन लोगों को जिताता है जिनका हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं होता है। अब आप जरूर कहेंगे कि मेरे दोस्त ने या फिर दोस्त के दोस्त ने या फिर उसके भी दोस्त ने हजारों रुपए जीते हैं, लाखों रुपए जीते हैं। वैसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगर जीते भी हैं तो एक बार जरूर से गौर करना कि उसने कितने लंबे समय से वो खेल रहा है, कितने पैसे लगा चुका, और क्या जितना समय उसने लगाया है उतना पैसा उसके पास में आया है या
नहीं आया है। इसमें खेलने वाले एक से ज्यादा टीम बनाने पे लग जाते हैं। तो क्या ज्यादा टीम बना करके जीता जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है? कितनी टीम बना करके इसमें करोड़पति बना जा सकता है? ये हम अगर देखें मैथमेटिकल रूप से, तो मैथमेटिकल रूप से इनका कॉम्बिनेशन बनता है 7,05,432। इतना ही नहीं, इनमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी यदि कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 110 कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है जिनसे आपने टीम बनाई है, जिनका 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाया है। जैसे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्बिनेशन बन के आते हैं 7,75,97,520 कॉम्बिनेशन, यानी 7 करोड़ से भी अधिक अगर आप टीम बनाएंगे तो शायद चांस बन सकते हैं कि आप करोड़पति बन जाएं। अगर इनमें भी कैप्टन वॉइस कैप्टन ऊपर नीचे कर दिया गया तो आपके चांस चले गए। तो इसका मतलब हुआ आपके करोड़पति बनने के चांस कुछ नहीं है। लोगों ने इसमें अनेकों पैसे लगाए। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा लोगों ने 20 लाख 30 लाख 25 लाख रुपए लगाए हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो मेंटली डिप्रेस्ड हैं और किसी ने सुसाइड भी कर लिया है और कईयों का घर भी इन गेम की वजह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर इतना ज्यादा घाटा इन गेम की वजह से हो रहा है और प्रॉफिट कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट इन्हें बैन क्यों नहीं करती? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि सबसे मोटा पैसा जो जाता है वो गवर्नमेंट को जाता है। और दूसरा इसका बड़ा कारण बन जाता है कि कोर्ट में इसे साबित कर दिया गया है कि ये गेम ऑफ चांस नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल है, यानी खुद की स्किल के द्वारा इस गेम को खेला जाता है, इसलिए ये लीगल है। अगर ये गेम ऑफ स्किल होता तो सोच करके देखो, ये जो क्रिकेटर है इनको सबसे ज्यादा आम आदमी की तुलना में अनुभव है क्रिकेट का, तो ये खुद टीम क्यों नहीं बनाते? खुद एडवर्टीजमेंट में क्यों माथापच्ची करते हैं? क्यों खुद क्रिकेट खेल करके माथापच्ची करते हैं? 5 घंटे देखना है क्रिकेट और करोड़ों रुपए जीत जाने हैं। कमेंट्री करके सौरव गांगुली जो है पैसे क्यों कमा रहे हैं? टीम बना करके वो करोड़पति क्यों नहीं बन जाए? सोचने वाली बात है, जरूर से सोचना। लेकिन इसका जो रियल रीजन है मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा बता दिया है कि अगर 7 करोड़ से ज्यादा टीम आप बनाएंगे तो शायद चांस बन सकते हैं, अन्यथा आप करोड़पति नहीं बन सकते, जो कि संभव नहीं है। और यह बात इन सेलिब्रिटीज को, क्रिकेटर को अच्छे से मालूम है, इसलिए ये फंसाते हैं आप लोगों को। अगर कोई फालतू का एंटरटेनमेंट का वीडियो होता है, आप उसे दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में जबरदस्त शेयर करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। आपको ये नॉलेजेबल वीडियो जो लोगों तक जरूर से पहुंचना चाहिए, आखिर गेम क्या चल रहा है, इसको जबरदस्त शेयर करना है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो याद रखना, कभी भी किसी के भी बहकाव में आकर के, चाहे आपको सौरव गांगुली आकर के, आलिया भट्ट आकर के क्यों ना कह दे टीम बनाओ, आप करोड़पति बिल्कुल नहीं बन सकते। आपका पैसा जाने वाला है, टीम नहीं बनानी है। इतना हम लोग कर सकते हैं, बाकी इसे इलीगल घोषित करना तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इसे बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि सबसे बड़ा मोटा पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है जो कि इकोनॉमी बनाता है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है इन फैंटेसी ऐप पे पैसे लगा करके कभी ना खेलें। अपने पैसे और समय की अहमियत जरूर समझें। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में हम फिर से मिलते हैं। एक बात में जाते जाते जरूर बोलूंगा, आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो मैं बनाता हूं। मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच।